सुर्खियों में। आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी तारतम्य में दूरदर्शन द्वारा स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा नाम से नया सीरियल शुरू हुआ है। यह 75 एपिसोड का सीरियल है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर 14 अगस्त से शुरू हो गया है। यह सीरियल हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदानों के बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम इसका एक अंश सुनते हैं। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती अत्र सन्तति। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेहरू युवा केंद्र के शुभम चौहान जी। शुभम जी पिछले वर्ष राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजे गए थे। शुभम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज कुमार जी भी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और शोध पत्रिका समागम के संपादक हैं। आपका स्वागत है मनोज जी। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत शुभम जी आपसे करते हैं। कल 14 अगस्त को स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक शुरू हो गया है। आपने भी इस जो पहला अंक है उसको देखा है। आपका कैसा अनुभव रहा और किस तरह देखते हैं आप इसको? धन्यवाद। सबसे पहले सभी देशवासियों को और प्रसार भारती के सभी परिवार के नागरिकों को स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पहला एपिसोड हमने देखा और मुझे अच्छा ये लगा कि एक साथ इतिहास के अनगिनत पहलुओं को व्यक्त करता हुआ ये स्वराज जो नाटक था, सीरियल था, वो पूरे परिवार के साथ हम बैठकर देख रहे थे। और उस समय जब ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था कि रामायण और महाभारत के बाद ऐसा एक सीरियल बना है कि हम अपनी आज़ादी को जो 75 वर्ष मना रहे हैं, तो एक पुनरावलोकन कर पा रहे हैं, सिंहावलोकन कर पा रहे हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है वो केवल 75 वर्षों में जो हमने देखा या पाया है, उससे पहले की जो 500 वर्षों की यात्रा रही उसमें वो स्पष्ट दिखाई देती है। और कल का जो सीरियल था, कल का जो नाटक था, उसमें वास्को डिगामा के भारत आगमन की कहानी और फिर बाकी पूरी कहानी उसमें दिखाई देती है। तो इतिहास का एक आईना के रूप में हमारे सामने स्वराज नाटक दिखाई देता है। जी जी। हम अपने श्रोताओं को एक ही जानकारी भी उनसे हम साझा करना चाहेंगे कि ये जो सीरियल है स्वराज, इसको 9 क्षेत्रीय भाषाओं में आगामी 20 अगस्त से दूरदर्शन के रीजनल चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। मनोज जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि ये जो स्वराज सीरियल है, धारावाहिक है, इसमें सिर्फ मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे जो जाने माने नायक हैं, आज़ादी के नायक हैं, सिर्फ उनके किस्से शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ अनसुने और भूले बिसरे नायक और वीरांगनाएं जो हैं, जैसे कि रानी अबक्का, शिवप्पा नायक और तिलका मांझी जैसे वीर योद्धाओं की कहानियों को भी इसमें शामिल किया गया है। आप किस तरह देखते हैं इस धारावाहिक को वर्तमान परिदृश्य में? निश्चित रूप से ये बेहद सराहनीय प्रयास है, क्योंकि अब तक महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में या तात्या टोपे के बारे में या इस तरह के जो नामचीन लोग हैं उनको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग परिदृश्य के पीछे हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उनको लेकर ये सीरियल को बनाया गया है। और ये इसलिए भी ज़रूरत है समय की कि हम कहते हैं कि हमारा भारत युवा भारत है,
तो युवा लोगों को इस सारी जानकारी नहीं है कि कौन कब कैसे और हमें किस तरह से आज़ादी मिली। इस सीरियल को आप एक एक खंड में देखेंगे, एक एक पक्ष को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नया। और ये जो सीरियल को देखने के बाद यूथ में जो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये 75 एपिसोड के बाद आप जब सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जानकारी से लबरेज हैं और देश के प्रति उनका भाव जी पहले से कहीं अधिक और गहराया है कि आज़ादी हमको हथेली में नहीं दी गई है, बल्कि ये वो अनजाने लोग, वो जी दबे हुए छिपे हुए लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया था। जी बिल्कुल। शुभम जी, पहली बार ऐसा कोई ये सीरियल शुरू हो रहा है जिसमें करीबन 450 वर्षों का जो आज़ादी का हमारा इतिहास है उसको एक साथ पिरोया गया है। आज के युवा इससे कैसे कनेक्ट करेंगे और कितना महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए इस तरह के ये धारावाहिक को देखना? देखिए, आज के समय में बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जैसा कि हम देखते हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न रहता है हमारे सामने। लेकिन जब दूरदर्शन और प्रसार भारती ने जब इसको तैयार किया है तो एक बहुत बड़ी उनकी रिसर्च टीम इसमें लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम जो कलाकार भी हैं उनके भी पात्र आप देखते हैं तो बहुत ही व्यापक पात्र उसमें दिखाई देते हैं जिनने लंबा वर्षों का अनुभव उनके पास रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए उपयोगी इस प्रकार से होगा कि जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय होता है। किसी भी एक विषय को देखना है कि वास्को डी गामा भारत आया तो उसके पीछे उसका परिप्रेक्ष्य क्या था। तो हो सकता है कि लिखने वालों की 50 शैलियाँ हों, अपनी अपनी विचारधारा हो, अपनी अपनी रणनीति हो, उसके आधार पर वो लोग लिखते हैं। लेकिन जब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, शोध तो ये कहता है कि तटस्थ भाव से जो किया गया कार्य है वो शोध के रूप में आता है हमारे सामने। तो वो पूरी अध्ययन यात्रा के कारण वो नाटक केवल काल्पनिक पात्रों पर जीवंत नाटक नहीं है, वो नाटक इस 450 वर्षों की जो कहानी है और वो कहानी जो गौरव गाथा के रूप में हमारे सामने आनी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जो आदरणीय मनोज जी ने जो कहा कि हम 2-4 पात्रों की कहानी जानते हैं, उनका योगदान अविस्मरणीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस स्वाधीनता के 450 वर्षों के कालखंड में अनगिनत ऐसे नायक हैं जिनको आज स्मरण करना चाहिए। जैसे रानी अबक्का का नाम आपने लिया। जब हम पूरे परिप्रेक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने लोग लड़े होंगे, गोवा से लेकर सोमनाथ तक कितने लोग लड़े होंगे। लेकिन हमारे सामने हमें गर्व होता है कि जब पूर्वोत्तर का व्यक्ति ये कहता है कि बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। लेकिन पूर्वोत्तर की रानी गिडल्लू वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। नागा सैनिकों के साथ रानी गिडल्लू जब 13 साल की उम्र में जाती है, फिर बाद में वो जेल में जाती है, तो ऐसे पात्रों की कहानी हमारे सामने क्यों नहीं आना चाहिए? तो इस प्रकार से स्वराज के माध्यम से जो कहानी आएंगी वो इतिहास का पुनर्वलोकन, जैसे मैंने कहा, लेकिन इतिहास के अनेक प्रश्नों को हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। और जो नौजवान पीढ़ी उसको देख रही होगी, बैठकर देख रही होगी, तो जिस स्वर्णिम भारत की हम बात करते हैं, कहते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो स्वराज की कौन सी खूबियां थी जो ये कह रही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। तो जो स्वर्णिम भारत का भाव था हमारे भीतर की बलिदान, व्यक्ति को आसान नहीं होता कि अपना सर्वस्व निछावर कर दे इस राष्ट्र के लिए। कितना कहना, हमको लगता है कि बारिश में झंडा वंदन करना है तो 4 बार सोचते हैं कि झंडा वंदन करना है। लेकिन स्वराज की वो कहानी है कि आप अपने इस नाटक को देखते हुए अपने गौरव से परिचित हुई। स्व की जो लड़ाई है वो केवल एक संग्राम, भारत का संग्राम केवल राज्य को या सत्ता को हथियाने के लिए नहीं था या वापस सत्ता के पुनर्स्थापन के लिए भी नहीं था। स्वराज हमारा था, स्वराज हमारी पहचान को वापस पुनर्प्राप्त करने का एक आज़ादी की लड़ाई थी। और मुझे लगता है उसके माध्यम से हम 450 की अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग थे, प्रांतों के नायक थे, छोटी छोटी रियासतें थी, उन्होंने किस प्रकार से आज़ादी में योगदान दिया। भाषा के माध्यम से आपने कहा 10 भाषा में नाटक आएगा, सीरियल आएगा, तो पूर्वोत्तर की अपनी भाषा होगी, दक्षिण भारत की अपनी भाषा होगी। तो सब लोग मिला जुला जो परिवेश आज़ादी की, सब सामूहिक प्रयास का प्रतिफल स्वतंत्रता संग्राम था। एक किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, किसी सत्ता की लड़ाई नहीं थी, किसी राज्य की लड़ाई नहीं थी। जब हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, ये सामूहिक प्रयास पूरे देश का। शुभम जी, भारत देश जो है सबसे युवा देश है और यहाँ अगर ये कहें कि हमें अपने युवा को इतिहास के बारे में बताना ज़रूरी है और देशभक्ति के बारे में बताना ज़रूरी, जाहिर है कि अगर हम उनको इतिहास बताएंगे, आज़ादी का इतिहास बताएंगे, तो वो सही दिशा में बढ़ पाएंगे और सोच पाएंगे। भारत सबसे युवा देश है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी उन्होंने पूर्व में कहा था कि भारत का मन, भारत का चिंतन, भारत की धड़कन अपने आप में युवा है।
तो मुझे लगता है कि जो देश अपने इतिहास पर गर्व नहीं करता, जो पीढ़ी अपने इतिहास पर गौरव नहीं करती, स्वाभिमान नहीं करती, वो एक महान भविष्य की रचना नहीं कर सकती। तो अगर हमको आने वाला स्वर्णिम भविष्य गढ़ना है तो हमारे पूर्व में क्या हुआ उसका अवलोकन हमें करना होगा। तो इसी भाव के साथ ये सीरियल भी बहुत सारे अनगिनत पहलुओं को खोलता है। इतिहास को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थितियां लगातार बनी रही हैं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इतिहास को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने की कल्पना की है, और जो साकार भी हो रही है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमेशा विवादों में रहा है। इतिहास को लेकर अनगिनत कई वाद विवाद के विषय चलते रहते हैं, लेकिन जैसे दूरदर्शन की आदरणीय मनोज जी कह रहे थे कि अपनी विश्वसनीयता है, और उस कसौटी पर उतरते हुए जो धारावाहिक है वो अपने आप में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। देखिए, इतिहास को लेकर ये कहा गया कि वास्को डी गामा आया या जो औपनिवेशिक ताकतें आई वो भारत को समृद्ध करने के लिए आई थी, लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर वो भारत को समृद्ध करने के लिए आई होती तो भारत पर राज करती क्या। उनका जो सोचना था और जिस भाव के लिए वो आई थी वो सारी षड्यंत्रकारी ताकतें थी, जैसे कल दिखाया उन्होंने वास्को डी गामा की कहानी में दिखाया। और उस समय के जो तात्कालिक रियासती राजा थे, राजा मान विक्रम सिंह, उन्होंने कितने अच्छे से कहा और कितनी बहादुरी के साथ उन रणवाकुरों ने मुकाबला किया कि हम अपनी मातृभूमि से, अपने ज़मीन से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया कि वो व्यापार करने के लिए आए थे, काली मिर्च यहाँ से या तमाम चीज़ें ले जाने के लिए। लेकिन इतिहास में ये धारावाहिक उस जो स्वाधीनता का लक्ष्य है कि हमारे पास क्या खूबियाँ थी, हमारे पास क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी। आज हम कहते हैं कि विज्ञान पर हम गर्व करते हैं और विश्व का मुकाबला करते हैं, विज्ञान पर होना चाहिए, लेकिन आध्यात्म हमारी बहुत बड़ी ताकत थी। ये वो धरती थी कि अयम निजम परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरितनाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिसका चरित्र जो है वो व्यापक है, जिसकी कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की है। वो धरती तो ये कहती कि आइए हम सब मिलकर यहाँ पर बैठे। सर्वधर्म संभाव की ये भूमि रही है, सबका मंगल हो, सबका सुखी हो, सब निरोग हो, वो धरती रही। तो इसने कभी किसी के देश पर आक्रमण नहीं किया, जिसने सबको यहाँ पर स्वीकारा। लेकिन स्वराज ये भी बताता है हमको कि जो लोग आए जिनकी मंशा क्या थी, कल के सीरियल में बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमें आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक नहीं हो सकता। भारत का रहने वाला नागरिक, भारत का लोकाचार, लोक व्यवहार, लोक समाज आस्थावान समाज है, लेकिन जब उसके आस्था पर प्रहार होता है तो वह प्रतिशोध के लिए तैयार रहता है। और इस 500 वर्षों की लड़ाई में उसने किसी व्यापार के लिए लड़ाई नहीं की। उस 500 वर्षों के कालखंड में उसने किसी पर आक्रमण करने की लड़ाई नहीं की। वो तभी लड़ा है जब उसके स्वाभिमान पर बात आई है। उसकी जो यात्रा रही है, भारत की स्वाधीनता की यात्रा, स्वाभिमान की यात्रा थी। और इसी कालखंड में हमारी नौजवान पीढ़ी, हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में आज़ाद हिंद फौज को लेकर जो काम किया था, कैसे कितने भावरा में आज़ाद चंद्रशेखर की हम बात करते हैं, इनका कालखंड देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं कि एक नौजवान जिसकी उम्र 18 साल 20 साल की थी, वो चाहता तो वो भी सुख और नींद से अपने कमरे में अपने घर पे सो सकता था। लेकिन उसने इस पूरे कालखंड को देखा कि जो 300 वर्षों की यात्रा थी, 1500 से लेकर 1800, 1900, मंगल पांडे का 1857 की क्रांति। तो ये पूरी एक जो एपिसोड आएगा वो हमको 1947 के भारत तक की बैठे बैठे यात्रा करा देगा। मेरा पूरा विश्वास है कि 1500 से लेकर हम 1947 तक की यात्रा उस एपिसोड के माध्यम से, स्वराज के माध्यम से कर पाएंगे। जी मनोज जी, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसा शुभम जी ने बताया कि जो हमारे जो जननायक हैं, जो वीरांगनाएं हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, मंगल पांडे हों, या फिर भूले बिसरे जो नायक हों, चाहे शिवप्पा नायक हो, तिलका मांझी हो, इनके अलावा जो हमलावर थे, आक्रांता जो लोग थे, उनके बारे में भी युवा को सच जानने का मालूम पड़ेगा। भले ही आज के दौर में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है और तमाम जो सोशल मीडिया साधन हैं जिनके ज़रिए गूगल है, जानकारी मिल जाती है, लेकिन वही बात है कि भरोसेमंद जानकारी नहीं मिलती है। तो कम से कम ये जो धारावाहिक है स्वराज, ये कम से कम सच परोसेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है जय जवान जय किसान के साथ जय अनुसंधान शब्द जोड़ा है उन्होंने अपने वाक्य में। तो ये अनुसंधान इस मीडियम की, आकाशवाणी की, दूरदर्शन की ताकत है। तो इस अनुसंधान के साथ इतिहास के पन्नों को खंगाल कर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा।
अगर आप अपने सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, गलतफहमी में जीना चाहते हैं, तो गूगल का सहारा ले लीजिए। वो मोटी मोटी जानकारी आपको उपलब्ध कराता है, लेकिन आपको उसके लिए अनुसंधान करना होगा कि वास्तव में ये है कि नहीं है। बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, विकिपीडिया में आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार कौन सा है, तो कहता है अकबर टाइम्स। अभी कहाँ से निकलता है, आप भरोसा कर लीजिए इस पर। बिल्कुल आप ये भरोसा कर लीजिए। तो इस मामले में आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस, मुझे लग रहा है हम तीन लोग यहाँ पर कोई बैठे नहीं हैं, जानता, किसी ने नहीं मैं भी सुना। नहीं जानता, आप लोग। सुभाष चंद्र बोस ने अगर रेडियो के सहारे क्रांति की, बिल्कुल। रेडियो आज़ाद हिंद के नाम पे आज मध्य प्रदेश शासन का रेडियो सेंटर पूरे हिंदुस्तान का अकेला स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित है, तो ये कैसे? तो ये सब अनुसंधान परक चीज़ें जब आती हैं तब आपको सच्चाई पता चलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे कि जो इतिहास लिखा गया है वो पूरा का पूरा गलत है, हाँ, हाँ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि समय के साथ उसमें संशोधन परिमार्जन होना जरूरी है कि आखिर कौन सी वो गलतियाँ थी, कौन सी चीज़ें थी जो जानबूझकर छिपाई गई और जानबूझकर उसको महिमा मंडित किया गया। दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे शुभम जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि वो आक्रांता जो थे वो हमारे यहाँ हमको विकसित करने नहीं आए थे, वो राज करने आए थे। जी बिल्कुल। और गांधी जी ने इस बात को बेहतर ढंग से समझा और उन्होंने जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया और जब कपड़े की जगह उन्होंने उनकी बनी हुई विदेशी कपड़ों की जगह खादी को प्रमोट किया, तो इनकी आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। इनको जो बहुत सारा धन मिलता था वो टूटने लगा। तो खादी ने जो बड़ी भूमिका निभाई, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि वो अदनंगा हमारा नायक, वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, वो सुभाष, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे हज़ारों हज़ार नाम हैं। बहुत को जानते हैं, बहुत को नहीं जानते हैं। इन लोगों ने जो अलग जगाया, उसकी वजह से आज हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं। मैं उन सब लोगों को स्मरण करते हुए हर बार, केवल इस स्टूडियो में नहीं, घर पर भी जब मैं पढ़ता हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ और बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे घर में बच्चे हैं वो, जो मेरे साथ विद्यार्थी हैं वो, जो नौजवान साथी हैं वो, कि इसको सकारात्मक दृष्टि से आप देखिए जो बदलाव हो रहा है। और आज इस बदलाव के दौर में ये जो आपका सीरियल है दूरदर्शन का, ये एक नई इबारत लिखेगा, एक नया पार्ट लिखेगा और एक मतलब ऐसी क्रांति होगी जो हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी लेकिन विचारों से लड़ी जाएगी। और विचारों के साथ एक जो विस्फोट होगा वो नए भारत के लिए एक नया सवेरा होगा। जी बिल्कुल। शुभम जी, इसमें स्वराज जो धारावाहिक है उसके अंत में एक प्रश्नोत्तरी भी शुरू की गई है। बहुत अच्छा। जाहिर है कि उससे ज्ञान के साथ गंभीरता भी उसकी गंभीरता बढ़ती भी है। है। और वो मुझे लगा कि वो उस पूरे सीरियल की एक बहुत अच्छी विशेषता ये रही कि आप 1 घंटे पहले सीरियल देखिए, जी अब उसके माईगॉव पे जो भारत सरकार के माईगॉव पोर्टल पर भी प्रतियोगिता आयोजित होती है। तो कल हमने मेरे भाई थे छोटे, वो बैठ रहे थे, बहन थी, वो थे, हम पूरा परिवार बैठ के देख रहा था। तो सबके वो था कि 10:03 पर 10 बजे तक सीरियल चलेगा और 10:03 पर इसके बाद में तुरंत नाटक खत्म होने के बाद 3 प्रश्न हमारे सामने होंगे। उसमें अच्छा ये है कि आपको पूरा मन लगा के देखना है नाटक। अगर आपने क्योंकि जहाँ सवाल चूंकि उसी से सवाल जुड़े उसी हुए होंगे। बिल्कुल उसी से जुड़े हुए सवाल रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि बांसगुड़िया में आया तो व्यापार में उसका क्या था लक्ष्य, तो काली मिर्च, उसमें 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से आपको एक चुनना है। तो बहुत अच्छा है। और उसमें से जो लॉटरी के माध्यम से जो विजेता होंगे उनके नामों की घोषणा भी ऑल इंडिया पूरा राष्ट्रीय स्तर पर पूरा जहाँ जहाँ सीरियल दिखाया जाएगा वहाँ पर घोषणा भी की जाएगी। तो इससे एक युवाओं में एक अपने आप का जो देखने का भाव है वो भी विकसित होता है और उनकी रुचि भी बढ़ती है। कई लोगों के नाम उस पटल पर आएंगे और हो सकता है कि बहुत छोटी जगह के लोग हों जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अगर हम कुछ इस धारावाहिक को देखकर हम वहाँ पर अपने नाम को देख पाएंगे तो एक खुशी होगी। और जो व्यक्ति अगर अलीराजपुर में बैठा है या उमरिया में बैठा है, शहडोल में बैठा है, उसका जब नंबर आता है कि नहीं मेरा नाम आ रहा है, तो उसको भी अपनी स्वांता गर्व की अनुभूति होगी। तो इस तरह के प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे पहले मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में भी दूरदर्शन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतियोगिता में नाम अनाउंस किए जाते थे बाकायदा उनके चित्रों के साथ। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो प्रतियोगिता होती थी उसी के मनसानुरूप इसको लिया गया है। आकाशवाणी में भी अमृत महोत्सव पर हर बुधवार को एक प्रश्न पूछा जाता है और उस गुरुवार के दिन उसमें क्योंकि इसको देखने वाले जो ऑडियंस है, मुझे लगता है कि इसमें जो लोग देख रहे हैं वो हर उम्र वर्ग के लोग हैं। कई जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लोग, वो इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि आप पुस्तकालय जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे कि 1500 के समय का भारत, तो 50 किताबें आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं जब इसको देख रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि अब हमें ये पढ़ना चाहिए कि अगर कहीं लगता है तो इस किताब को पढ़ना चाहिए।
तो एक पूरी प्रयोगशाला है, जैसे आपने कहा अनुसंधान, तो एक बहुत गहरे अनुसंधान के बाद ये नाटक बना। मनोज जोशी जी और बाकी तमाम जो लोग हैं उनकी बड़ी भूमिका है। और जब उद्घाटन था इसका तब भी मैंने इस कार्यक्रम को देखा सुना, तो जो हमारे सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी इस विषय में बहुत अच्छे से बोला है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो 75 वर्षों की यात्रा है, अभी हमारे पास तीनों पीढ़ी है जिसने स्वाधीनता का संग्राम देखा, जिसने लड़ा, कुछ लोग अभी भी हैं हाँ, जो सेनानी हैं, वो भी हमारे सामने है, एक वो पीढ़ी है। और जिसने आज़ाद भारत में जन्म लिया, हम जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी आज़ाद भारत, तो ऐसे एक वो पीढ़ी भी है जिसने आज़ाद भारत में जन्म लिया और अभी नेतृत्व कर रही है। और तीसरी पीढ़ी जो है जिसको शताब्दी वर्ष में नेतृत्व करना है। तो 3 पीढ़ियों तक ये यात्रा पहुंचेगी और हो सकता है कि स्वराज्य में बहुत सारी कहानियां छूट जाएं, जी, बहुत सारे पात्र ना आ पाए, तो शताब्दी वर्ष में हमारे पास चिंतन करने का अवसर होगा कि हमने जो कुछ छूटा है। वो कहते हैं बहुत अच्छे कवि जिन्होंने कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। तो विचार करने का समय है, चिंतन करने का समय है, मनन करने का शुभम समय जी है। एक बात जोड़ेंगे कि जो चीज़ें कुछ छूट रही हैं, तो अब आप देखिएगा कि जो नाटक करने वाले लोग हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, वो उन छूटी हुई चीज़ों को जोड़कर नई चीज़ें लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो ये इसका एक कैनवास बहुत बड़ा होगा। और मैं मतलब इस मंच पे बैठते हुए और आज के दिन और 26 जनवरी का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। वो किसी दिवाली से, मेरे जन्मदिन से, मेरी वैवाहिक वर्षगांठ से बड़ा दिन इसलिए होता है राष्ट्रीय कि पर्व जो 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व के अलावे मैं एक सेनानी का बेटा हूँ। आह, स्वाधीनता संग्राम क्या से बात मेरे पिता रहे हैं और पूरे जीवन आखिरी दम तक 70 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, तब भी वो साइकिल 20 किलोमीटर चला के चलते थे। मतलब एक जवान से ज़्यादा उनमें ताकत थी। और उन्होंने जो दिया मुझे, तो इस दिन को याद करने के लिए उनसे जो सीख मिली है, जो मेरे परिवार को सीख मिली है, तो हम लोगों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो 15 अगस्त भी और 26 जनवरी भी। मुझे लगता है ये संकल्प और अनुशासन की बात है जो युवाओं में कुछ हद तक अभी जो कमी मतलब देखी जा रही है। राशिद भाई, ये असल में कमी नहीं है। जी जी दिक्कत ये है कि हमने संवाद बंद कर दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी, हमने युवाओं के साथ संवाद बंद कर दिए। युवा तो छोड़िए, समाज तो छोड़िए, हम घर में बातचीत बंद कर अपने दिए। बच्चों से ही बातचीत। तो हम लोग जब तक बातचीत नहीं करेंगे, ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें यूथ की कहीं से कोई गलती नहीं जी है। जी उनमें बराबर हमसे ज्यादा देशभक्ति, हमसे ज्यादा और उसमें ये लोग- इसीलिए ये प्रयास जो है निश्चित रूप से सरकार का जो प्रयास है, सूचना प्रसारण का मंत्रालय का जो प्रयास है, ये ये सराहनीय संवाद है, एक कोई धारावाहिक, जो आपने बहुत अच्छी बात कही। और मुझे लगता है कि भारत में या किसी भी देश के इतिहास की लेखन की परंपरा तो बहुत बात की परंपरा है। आप देखेंगे तो भारत में श्रुति स्मृति वाचिक परंपरा रही। वाचिक परंपरा और है। वाचिक परंपरा कैसे कि हम पहले इंटरनेट तो था नहीं, दादी कभी केदारनाथ की यात्रा या बद्रीनाथ की यात्रा करके आती थी तो संस्मरण ऐसे सुनाती थी जैसे लगता था कि हम भी उन बिल्कुल सामने केदारनाथ की आंखों के पहाड़ियों पर चल रहे हैं, हरे भरे बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, यात्रा करके आ रहे हैं। तो वो जो पूरा की पूरी यात्रा थी वो वाचिक परंपरा की यात्रा थी, संवाद की यात्रा थी। नहीं तो संवाद की यात्रा नहीं होती तो एक समय में जब अगर रामायण लिखी गई तो उसमें लिखा है पराधीन सपनहु सुख नाही, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, उसी की अनुगूंज है। उसमें भी यही थी कि पराधीनता में सुख नहीं है, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जब तिलक कह रहे थे तो क्या कह रहे थे, उसी बात को कह रहे थे कि जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो जो वाचिक परंपरा और संवाद का सुख था उसके मुकाबले कभी कुछ हो नहीं सकता। और स्वराज की जो गाथा है वो भारत के संवाद की गाथा है। वो भारत जो 500 साल पहले का भारत था वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो वो भारत 500 साल पहले का भारत, 400 साल पहले का भारत हमसे बात कर रहा है, संवाद कर रहा है। और वो संवाद की जो प्रक्रिया में होता है, संवाद बनवे नहीं होता। जी और दूरदर्शन और आकाशवाणी की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो ऐसा माध्यम है कि हम उसे कल भी सुझाव दे सकते हैं, वो हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करेगा। निश्चित रूप से। वो संवाद की कड़ी को बढ़ावा देने का काम करता है। वो केवल सूचना परोसता नहीं है, वो संवाद का एक हाथ बढ़ाता है और वो आप पर छोड़ देता है कि अब आप तय करिए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। और ये जो आपका सीरियल है, जो आपके प्रयास हैं, सरकार के जो प्रयास हैं, ये दरअसल 50 साल पहले राज कपूर के फिल्म में जो एक गीत था, आ अब लौट चले घर, तो वो ये गीत को अब साकार रूप ले रहा है कि हम अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, अपने मिट्टी की तरफ लौट रहे हैं, अपने संस्कार और संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इतने व्यापक रूप से, इसको इतने सकारात्मक ढंग से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसमें उनको कमियां दिखती हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, उनकी गिनती मत कीजिए, उनको भूल जाइए, क्योंकि उससे बड़ा वर्ग जो है इसको सकारात्मक रूप से देखकर वो अपनी नई दुनिया बना रहा है, नई चीज़ें सोच रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम नहीं है ना, तो कहाँ से पता चलेगी। और ऐसा विश्वसनीय माध्यम जब ये प्रयास करता है, जब ये पहल करता है, तो लगता है कि अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। जी जी
और मैं तो धन्यवाद करता हूँ पूरे सूचना प्रसारण मंत्रालय को, अनुराग ठाकुर जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस तरह से नए नए नवाचार जो कर रहे हैं, इससे यूथ को कनेक्ट करके वो एक नई दुनिया की ओर हमको लेके। शुभम जी, आपसे अंतिम, आप युवा हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मेरा संदेश यही संदेश क्या, एक बात है कि बाल कवि बैरागी जी कहते थे कि है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य बस नाम के, जो दे ना सके हमको उजाला वो भला किस काम के। तो अब बारी है कि हम अपने हिस्से का दिया जलाएं और उस दिए कुछ में तुम लड़ो, कुछ मैं हम लड़ूं। हाँ, तो वो जो लड़ाई है कि समस्या ये नहीं कि हल कौन करेगा, समस्या तो ये है कि पहल कौन करेगा। वाह। तो पहल ये दूरदर्शन ने पहल की है और इसको बैठकर देखना चाहिए और एक समय अपने आप में ये चिंतन करें कि जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, हमारी अनगिनत पीढ़ियां, जैसे आदरणीय मनोज जी ने कहा कि उनके पिताजी ने स्वाधीनता में भाग लिया, तो हो सकता है कि हमको उस लड़ाई में शामिल होने का अवसर नहीं शुभम मिला, जी, आज लेकिन भी- हम हमारे बीच में भी कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो हमको लड़नी है। शुभम जी, आज भी वो ताम्रपत्र जो घर पे रखा हुआ है, वो ऐसे लगता है कि किसी हजारों करोड़ों रुपए से महत्वपूर्ण बढ़कर है। अमूल्य उसको है। देखने के बाद जो आपके भीतर एक आग जलती है, एक जोश भरता है, वो अद्वितीय है। तो बिल्कुल वही मुझे लगता है कि भारत की जो स्वाधीनता की बात हम करते हैं तो केवल वो सत्ता पाने के लिए नहीं, इस देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ही नहीं। ये तो बरसों से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ समाज में थी, ग्राम व्यवस्था थी, कुटुंब व्यवस्था थी, पर ये पूरा अध्याय जो था वो अपनी स्वाधीनता की जब हम बात करते हैं तो अपनी भाषा की लड़ाई थी। मेरी अपील ये है कि हम इस भारत को अमृत महोत्सव पे संकल्प लें कि हम अपनी मातृभाषा की रक्षा करेंगे। इस मातृभूमि की जितनी रक्षा जरूरी है उतनी आज कितनी बोलियां जो हैं विलुप्त की कगार पे पहुंच रही हैं कि कब बरसों हो गए हमने अपनी भाषा में आखिरी बार कब बात की थी, कब अपनी जो मिठास, मातृभाषा की मिठास थी उसको बरसों से, जैसे आपने कहा खादी का कहा, तो हम अपने जो उत्पाद बने हैं, जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लोकल उत्पादों की बात करते हैं, तो उन सब में आप अपनी महक को सुनिए। जब किसी कुल्हड़ में चाय पी रहे हो तो वहाँ पर उस मिट्टी की सौंधी सुगंध को महसूस करिए। यही स्वाधीनता है, यही 100 की लड़ाई थी। जब अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जब हम योग दिवस मनाते हैं तो केवल दिवस मनाने की बात नहीं है, वो पुनर्वलोकन की बात है। तो ऐसी अनेकों कहानियाँ इस सीरियल के माध्यम से आएगी और कई गुमनाम नायक रहे जो नेपथ्य में रहे, लेकिन आज उन्हें याद करने का अवसर है। आज हमारे पास सोशल मीडिया का दौर जरूर है, लेकिन आज नहीं कि एक काम किया और फेसबुक पे फोटो अपलोड कर दिया, 50 लोगों ने देख ली, लेकिन उस समय उनके इतिहास को याद करने वाले लोग, लिखने वाले लोग नहीं थे, तब उन्होंने वो काम किया है, पर्दे के पीछे रह के काम किया है। तो चाहे कुंवर चैन सिंह हो, रानी गिडल्लू हो, धनवंतरी बाई हो, अनेक जो नायक थे उनको याद करने का, जैसे आपने कुंवर चैन सिंह का कहा ही है, और बाकी जो नायक थे उनको भी याद करने का अवसर है। हम सब इस पूरे 75 एपिसोड में परिवार के साथ बैठकर देखें, और परिवार के साथ बैठकर जो देखने का सुख है, बाकी अन्य धारावाहिक जिस क्वालिटी की आपने बात कही, मैं अंत में कहूँगा कि जो बड़े अभिनव प्रयोग दूरदर्शन ने किए इस माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आने वाले प्रयोग भी दूरदर्शन के लिए भी एक नए प्रयोग थे जो उसकी आगे की यात्रा में भी बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इसमें क्वालिटी और गुणवत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, इस सीरियल का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है कि विचार, वो संदेश क्या देना चाहते हैं, वही उसकी आत्मा है। और सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मनोज जी, आपके तरफ से एक संदेश युवाओं के लिए, और उसके बाद फिर कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर। संदेश जैसा तो कुछ नहीं, मेरी ये कोशिश होती है जो मैं खुद भी अपने स्तर पे करता हूँ और सबसे उम्मीद करता हूँ कि संवाद करें। घर पे तो आप इस सीरियल को देखें, समझें, और जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिन सार्वजनिक मंच में जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए लेकिन इस पर बात जरूर कीजिए, ताकि वो जो लोग नहीं देख पाए, जो जानकारी में नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सबकी जानकारी में होगा, है ना, तो उन तक ये मैसेज पहुँचे कि कुछ ऐसा अनोखा हो रहा है, कुछ ऐसी अनोखी चीज़ पहल हो रही है, हमको इनके साथ जुड़ना है। तो जैसे अभी हिंदी दिवस आ रहा है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ भी इस बात को बहुत ताकत के साथ और बहुत रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि संवाद जब शुरू होगा तो ये मुकाम तक पहुंच ही जाएगा। यही प्रयास भी सुर्खियों में जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है उसमें इस विषय पर चर्चा करके भी हमने ये प्रयास किया है कि इस पर संवाद किया जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि कौन सा अभिनव प्रयोग दूरदर्शन ने किया है जो हमारे जो आज़ादी की लड़ाई है उससे रूबरू कराएगा युवाओं को। आप दोनों ने, शुभम जी आपने और मनोज जी आपने अपना महत्वपूर्ण समय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपको भी। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में